हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सबसे मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए 24 फरवरी का एकदम हिंदी का गेस्ट पेपर। जी हां, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं सर। और इसमें जो सर हम आपको टिक करवाने वाले हैं, आज दिन भर आप खुलेगा, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, खुलेगा, उसको रटिएगा, तैयार करिएगा, ठीक। और आप लोगों के पास सर अब टाइम बहुत कम है, आप देखेंगे तो आपका टाइम सर जा चुका है। और सिलेबस अब कंप्लीट नहीं किया जा सकता, अब केवल एक काम किया जा सकता है सर, आने वाले क्वेश्चन को करना है। और मैं वो आने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे आपको हम पेपर फॉर्मेट बना के देंगे, ठीक है ना, गेस्ट पेपर ग्रुप में, जहाँ सर पूरे पूरे प्रश्न आपके फंसते हुए दिखाई देंगे। और एक चीज और, अगर अभी तक आपने महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किया है तो मात्र 101 रुपये महाभारत बैच ज्वाइन करिए, चाहे आप कला से हो या फिर साइंस से। सभी का सब्जेक्ट लगातार कंप्लीट कराया जा रहा है भैया, एकदम तगड़े से एकदम। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए मात्र 101 रुपये में। सर वहाँ पे सेट मैंने दिया, जैसे 7 सेट फिजिक्स का उतना ही पढ़ना है, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, हिंदी का, आर्ट वालों का, भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इस प्रकार से मैंने सब कुछ दिया। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक। तो यहाँ पर सर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिंदी। हिंदी का सर ये आपका गेस्ट पेपर है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वैसे 100 नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है, जो पास होने के लिए सर मार्क्स चाहिए 33 नंबर चाहिए, आपका आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा इतना, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट आपको क्या मिलेगा सर आपको टाइम मिलने वाला है बोर्ड की तरफ से। कुछ निर्देश दिया गया है, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है निर्धारित है, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा, बोले तो आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे रहने वाला है सर का आपका क्या, खंड क रहने वाला है। खंड क जो रहेगा ये 50 नंबर का रहेगा, जैसे प्रश्न नंबर 1 और 2 बहुविकल्पी रहेगा, 5-5 नंबर के, टोटल आपके 10 नंबर के। पहला का प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है सर। जो भाषा योग वासिष्ठ के लेखक है वो है राम प्रसाद निरंजन। राम प्रसाद निरंजन भाषा युग वासिष्ठ के लेखक माने जाते हैं, रचयिता माने जाते हैं। अच्छा, पीडीएफ वूडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यूट्यूब और जो महाभारत बैच से जुड़ा हुआ है पेपर पीडीएफ, उतना रट लेंगे, काम हो जाएगा आपको। और कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, जो बच्चे जुड़े हैं उनको बता दें। अगला है, सदल मिश्र की रचना है। सर जो सदल मिश्र की रचना है वो है नासिकेतोपाख्यान, जो है यह सदल मिश्र की क्या है, रचनाओं में से एक है, नासिकेतोपाख्यान। अगला देखिएगा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति, यह क्या है, कृति है, यह विधा की रचना है। मतलब विधा मतलब क्या होता है सर, प्रकार, प्रकार, ठीक है, किसका प्रकार सर, कृति का प्रकार, रचनाओं का प्रकार। कृति को ही क्या बोलते हैं सर, रचना के नाम से जानते हैं, मतलब किस रचना का प्रकार है। तो ये एक सर क्या है, उपन्यास है। क्या है, यह एक उपन्यास है। अगला है, बाल कृष्ण भट्ट दो संपादक थे। बाल कृष्ण भट्ट भट्ट किसके संपादक थे सर, हिंदी प्रदीप की जो रचना किए थे वो बाल कृष्ण भट्ट ही जी किए थे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वासुदेव सर अग्रवाल की रचना है सर। वासुदेव सर अग्रवाल की जो रचना है साहित्य और समाज है। साहित्य और समाज किसका है सर जी, वासुदेव सर अग्रवाल का रचना है। तो पेपर में आता है सर, राष्ट्र का स्वरूप, ध्यान देना, क्या सर जी, राष्ट्र का स्वरूप, यह एक निबंध है। यह एक क्या है, निबंध है। कहाँ से लिया गया है सर, मातृभूमि से लिया गया है, मातृभूमि से लिया गया है। वो सर क्या है, वासुदेव सर्गवाल का एक निबंध संग्रह, क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। अगला यहाँ पे दूसरा है, कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है सर जी, अज्ञे जी की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे, कभी कभी पेपर में अज्ञे का पूरा नाम आता है, तो ध्यान देना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञे जी हैं। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है सर, श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः जो अभाव है, यह छायावाद की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला आगे वाला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन। देखिएगा, मैं कल आपको पेपर लाइव सॉल्व कराया था यूट्यूब पे, वहां पे सप्तक का प्रकाशन वर्ष आया था कि कब हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष ये खूब आता है। तो द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है सर, पृथ्वीराज रासो जो है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पद्मावत भी महाकाव्य है, साकेत भी है, रामचरितमानस भी है, बट जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। मैथिली स्वर्गगुप्त की काव्य कृति है सर जी, प्रेमाम्बु प्रवाह जो है, यह मैथिली स्वर्गगुप्त की क्या है, काव्य कृतियों में से एक है। अगला यहाँ पे आपका सर तीसरा जो आएगा, यह आपका क्या आने वाला है सर, गद्यांश आने वाला है 10 नंबर का।
बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ, या आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको याद करना है। कुछ चीज़ों को आप सीखिए, जब हम सीखते हैं तो सर अपनी लाइफ में बेहतर करते हैं। मान लीजिए 24 फरवरी को आपका सर बोर्ड बोर्ड का पेपर है कि नहीं, कर जा बिल्कुल गुरुदेव है, और उस समय कर जाओ, आप बैठ गया एकदम, बैठ गया पेपर दिए। मान लो आपको गद्यांश अवता ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा है, तो आप सर कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? अगर वो हम तरीका सीखे रहेंगे, तो सर सॉल्व तो कर सकते हैं ना। चलिए देखते हैं सर वो तरीका क्या है। यहाँ पे है, देखिए क्या है यहाँ पे, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरांग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में क्या है सर? पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे लिखा गया है सर मातृभूमि, क्या लिखा गया है? आपका शब्द आया सर मातृभूमि, और क्या शब्द आया सर? राष्ट्र शब्द आया हुआ है, पृथ्वी शब्द आया हुआ है, जन शब्द आया हुआ है। जब आपको ये शब्द बार बार दिखाई दे, तो आप आंख बंद करके सीधा लिखिए कि ये सर कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कलेजा, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के रचयिता जो है सर जी, रा बा बोले तो वासुदेव सरगवाल। तो है सर जी राष्ट्र के स्वरूप के रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। कौन भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है, ये आप याद रखिएगा। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर जब रेखांकित अंश की व्याख्या आता है ना, कुछ नहीं करना होता सर, कुछ भी नहीं करना होता, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। इसी को आपको क्या करना है सर? बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, यानी कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? देखिए यहाँ पे असंभव है, कब असंभव है? जब पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना सर क्या होती है? असंभव है, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते। अगला यहाँ पे सर प्रश्न है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इसको ढूंढिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से, मतलब कि दोनों मिलकर, समन्वय से मतलब मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। मतलब पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप क्या करते हैं? बनाते हैं, या राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। ठीक। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है? यहाँ पे, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? जो पृथ्वी है भैया, ये कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती हैं? देखिए यहाँ पे संज्ञा प्राप्त करती है, क्या यहाँ पे? संज्ञा प्राप्त करती है। कब भैया संज्ञा प्राप्त करती है? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसका कर जो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको रट लीजिए। समझ में आया क्या? अब आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, आपको समझ में आया कि नहीं? जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो हमारा पढ़ाना सर एकदम सफल है। जब समझी में नहीं आएगा, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना, है कि नहीं? बिल्कुल गुरु जी। चलिए अगला है, आप सर आपका क्या है सर? पद्यांश आएगा। ये जो पद्यांश सर, ये आपका 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। क्या है? आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वस्त्र विजय पुरुष आसीन है, बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है नहीं कहीं, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान से आशय क्या है? मतलब आप क्या समझते हैं? उसके बाद यहाँ पे आपका पांचवा का क है। लेखक क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करिए सर? आप उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में क्या देना है सर? आपको आंसर देना है। 5 नंबर का सर आएगा। 3 है यहाँ पे, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और एक और है आपके वासुदेव सरगोपाल भाई साहब, 4। ये अगर 4 तैयार कर लेते हैं तो हो जाता है।
जो बच्चे महाभारत बैच, क्योंकि देखिए महाभारत बैच बहुत सारे बच्चे, मतलब हजारों की संख्या में महाभारत बैच बच्चे ज्वाइन किए हैं। यहाँ पे होंगे ऐसा नहीं है, तो आप लोग जो वहाँ पे मैंने दिया है ना पीडीएफ में, रटते रहो पीडीएफ खोल के, इसीलिए तो मैं आपको पीडीएफ पूरा बना के गेस्ट पेपर वाला दिया हूँ, रटते रहिए। जितना रटेंगे कसम से उतना ही तगड़ा आपका सर जी चमकेगा। जो सर आप देखे होंगे हमारा एक होता है ना सर जी हीरा, कहते हैं ना उसको घिस घिस के बनाया जाता है, जितना ही घिसा जाता है उतना ही वो चमकता है, उतना ही सर उसका धार कौन एकदम तगड़ा होता है, तो वही सर हीरा है, पेपर हीरा है, उसको जितनी रगड़ के सर आप याद करेंगे उतना ही तगड़ा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। अगला यहाँ पे है सर जी आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संक्षिप्त परिचय लिखिए। संक्षिप्त परिचय का मतलब है इनका मोटा मोटा लिखना है। जैसे कि इनका जन्म सन 1931 ईस्वी में, प्रसिद्धि ये मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में ये प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, इनके माता का नाम क्या था सर, असीम्मा था। इन्होंने शिक्षा मतलब पढ़ाई क्या किया था सर, इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा था। और लेखन विधा सर क्या थी इनकी सर, काव्य थी या और क्या थी सर, आत्मकथा थी सर। इनकी भाषा सरल, प्रवाहमय और कैसी थी सर, बोधगम्य थी। क्या थी सर, बोधगम्य थी सर। इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली सर कैसी थी सर, चिंतन परक और आत्मकथात्मक सर इनकी शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे इग्नाइट माइंड्स, अनलीडिंग द पावर विद इन इंडिया और माया जर्नी इत्यादि सर इनकी क्या प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी में हो गया था। फिर यहाँ पे सर जी निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए, अधिकतम शब्द 80 शब्द में देना है। सर कौन-कौन है? हल कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद हैं भैया, महादेवी वर्मा हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान, बोले तो अज्ञे जी हैं। ठीक? तो यहाँ पे जो सर ये हम लोग करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय बोले तो या फिर जीवन परिचय बोल सकते हैं इनका। ठीक है ना? साहित्यिक परिचय जो भी आप लिखना चाहते हैं, शॉर्ट में देख सकते हैं। जन्म 30/1/1879 ईस्वी को, जन्म स्थान सर काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक थे। इनकी लेखन विधा सर काव्य था, नाटक था, उपन्यास था और क्या था सर, निबंध था। ठीक, इनकी सर भाषा कैसी थी सर, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। शैली प्रबंध काव्य एवं मुक्तक इनकी क्या थी सर, शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन सी है, जैसे कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानून कुसुम, प्रेम पथिक इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में हो गई थी। अब यहाँ पे आपका आएगा जो छठा प्रश्न रहेगा, ये सर आपका आने वाला है 5 नंबर का, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। मैं आपको दोनों बहुत ही अच्छे से बात मतलब चीजों में समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला है यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी जो है यह बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है, जिसमें एक महतो टोली रहती है और इसी महतो टोली में सरपंच जी रहते हैं, जो अपने महतो टोली को लेकर जाते हैं रामनवमी के मेले से और वहां से खरीद कर लाते हैं पेट्रोमैक्स। जब ये लोग पेट्रोमैक्स लाते हैं तो सरपंच जी अपनी पत्नी को आदेश देते हैं कि भैया पेट्रोमैक्स जलाने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, क्योंकि लोग रात को भजन कीर्तन करने वाले थे, भले भंडारा होने वाला था। लेकिन बात उठती है सर कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब इसी टोली में एक गोधन नाम का युवक था, जिसे टोली वालों ने टोली वालों ने किसी कारणवश उसको टोली से बाहर निकाल रखा था। कारण यह था कि इसी गाँव में एक मुनरी नाम की युवती थी, जिससे गोधन क्या करता था, प्रेम करता था। एक दिन गोधन मुनरी के घर के सामने से सलीम का गाना गाकर जा रहा था और इसी के दौरान गुलरी काकी, अब मुनरी की काकी थी गुलरी जी, उन्होंने ये गाना सुन लिया गाते हुए, जिसकी शिकायत सरपंच जी से गुलरी काकी कर देती हैं कि भैया ये हमारे बेटीवा मुन्नरी को लाइन दे रहा था। अब गाँव वाले भैया वही हैं उतावले कि बेटी तू लड़की छेड़त है। तड़ी पार कर दी, उसको खेत दिए, गाँव से निकाल दिए बाहर। लेकिन मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है और इसी बात को चतुराई से वो सरपंच तक पहुँचा देती है कि वो कहती है कि यूपीएससी क्वालीफाई है। हाँ, ठीक। अब सरपंच जी कहते भैया इतना पढ़ा-लिखा अगर लड़का है जो जला लेता है, क्योंकि सब अनपढ़ थे, किसी को नहीं आता था। अगर गोधन पंचलाइट जला लेगा तो माफ़ कर देंगे और गुलरी से कहेंगे भैया प्रेम प्रसंग अपना जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गोधन आता है, पंचलाइट जला देता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग हर्ष उल्लास से अपना मनाते हैं, जो भी अपना भंडारा रहता है उसको, ठीक है ना? उसके बाद अब गुलरी काकी प्रश्न भैया ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा जो कि इज़्ज़त बचा लिया गाँव का पूरा। तो उसको भैया मिलता है तो फिर मतलब ये बताया गया कि भैया अगर आप पढ़े-लिखे एजुकेटेड वेल पर्सन हैं, पैसा है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप भैया चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज, सब सपोर्टेड है। इस कहानी माध्यम से सीख सकते हैं। अगला इसी में सर आपका पंच बहादुर। जो बहादुर कहानी है, ये एक नेपाल के
लड़के की कहानी है। इस कहानीकार सर वो हैं अमरकांत जी हैं और ये फणीश्वर नाथ रेणु की है और ये कम और अमरकांत जी की, ठीक ना? अमरकांत जी की कहानी बहादुर है। बहादुर एक लड़के का नाम है। बहादुर इसलिए रखा गया क्योंकि उसको सर लात भी पड़ता था ना, तब भी वो काम करता था। आपको मार-पीट नहीं पड़ती तब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बट बहादुर छोटा बच्चा था, इसको गरियाते थे लोग तब भी ये काम करता था, इसीलिए बहादुर नाम पड़ा लड़के का। क्या था भैया, अमरकांत की पत्नी थी निर्मला। अब ये अपने घर नौकर रखना चाहती थी, क्यों? जब ये अपने पड़ोसी की जाती थी तो देखती थी उनके यहाँ नौकर है, तो निर्मला भी सोची कि भैया एक नौकर रख लेते हैं। और बहादुर की माँ बहादुर को पिटाई कर दी थी, तो बहादुर घर छोड़कर शहर भाग आया था। और निर्मला बहादुर को काम देती हैं और रख लेती हैं घर पर। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाद में बहादुर को मारा-पीटा जाता है और एक दिन भैया बहादुर तंग आकर छोड़कर घर भाग गया। किसका? निर्मला जी का। फिर निर्मला और उनका परिवार पछताता है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसे बना-बना के आप स्टोरी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत जहाँ तक है हमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? उसके बाद आएगा आपका स्वपित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में। एक बच्ची थी कल कॉल की थी, सर इसका खंडकाव्य करवा दीजिए, तो ठीक है मैंने उसे प्रॉमिस किया करवा देंगे। जो बच्चे हैं, जिस जिले से हैं आप अपने जिले का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं करवा दूँगा। और महाभारत बैच में इसका खंडकाव्य का अलग-अलग सेट वहाँ पे दे दिया है, पढ़ लीजिएगा। मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य है यहाँ पे, त्यागपथी है और क्या है सर ये आपका सत्य की जीत है, आलोक वृत्त है, श्रवण कुमार है, रश्मिरथी है। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद खंड ख आएगा, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, तो ये संस्कृत का गद्यांश है। आप इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बौद्ध युग से लेकर यहाँ तक है आपका घृतवंत तक है और यहाँ पे एक आपका पद्यांश है। ठीक, इसको कर लीजिएगा। फिर आएगा लोकोक्तियाँ मुहावरे, जैसे कि अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना मतलब कि दुखों का आना, धूल में मिलाना, पानी पानी होना मतलब जीत होना। तो ये आप कर लीजिएगा, 2-2 नंबर के आएंगे। उसके बाद एक आएगा आपका अपठित गद्यांश। मैं आपको इसको करने का तरीका सिखाऊंगा। देखिएगा सर, जब आप सीखे रहेंगे ना, कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि सर ये एकदम आप बिना पेपर और पेन अप्रोच के कर सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर, मतलब ट्रिक से द्वारा। ट्रिक से अगर करेंगे सर तो बेहतर रहेगा। तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है? चलिए सिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, ये जो गद्यांश है आपको पढ़ना है। किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित और गुणवती होती है, वही देश संसार से सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत की वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत सब देशों का सिरमौर बोला जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के लिए भी ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन हैं। ये नारी रूपी देवियों की कृपा से ही प्राप्त होते थे। अतः भारतवर्ष में सर्वस्व देवियों का पूजन होता था। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलेगा, उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान देना कि जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए। जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए? तो भैया जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए यहाँ पे? तो जीवन के लिए ये 3 साधन क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। कौन-कौन से? विद्या, धन और शक्ति। विद्या, धन और शक्ति, ये तीनों साधन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ढूँढ-ढूँढ के करेंगे। ठीक? अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित है। शीर्षक मतलब यह किस पर आधारित है? तो भैया यहाँ पे कुल मिला के नारी समाज पर, मतलब कि नारियों को महत्व देने पर यह आधारित है अपना गद्यांश, क्योंकि नारी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था? भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था? वो समय अगर आप यहाँ पे ढूंढ लेते हैं तो भैया आप बता देंगे कि देखिए उस समय भारत में सब देशों का सिमसौर समझा जाता था। देखिए यहाँ पे काल कौन सा, भैया यहाँ पे काल ढूंढ लेना। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में, वैदिक काल में भैया स्थान था। ठीक, चलिए अगला है यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। सकल और शकल, तो सकल का मतलब संपूर्ण, शकल मतलब क्या होता है? खंड होता है। अंश और अंश, अंश मतलब भाग और अंशु मतलब क्या होता है? किरण होता है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ चयन करके लिखिए।
धरा, मित्र, जलज। तो धरा का मतलब भूमि, पृथ्वी होता है, मित्र मतलब सखा, दोस्त, सहयोगी होता है, जलज मतलब कमल और शंख और मोती होता है। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु कहते हैं, ठीक? फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, मैंने अनेकों बार यात्रा की है, केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उसके बाद आपका रस, छंद, अलंकार आएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या है? श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। सोरठा छंद अथवा कुंडली छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। उसके बाद आएगा आपका पत्र लेखन सर जी। ये 6 नंबर का आने वाला है। समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, जो कि आपका 6 नंबर का है। उसके बाद आएगा आपका निबंध लेखन, राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण और आधुनिक शिक्षा की पद्धति की दिशा और दशा। तो ये आपका रहा क्लास 12th हिंदी 24 फरवरी का एकदम तगड़ा वाला सर गेस्ट पेपर, इसी पे आधारित एकदम आएगा। इसमें महत्वपूर्ण मैंने चीज़ों को बड़ी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करवाया है, समझाया भी है। और हाँ, महाभारत बैच से नहीं जुड़े तो महाभारत बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ महाभारत बैच की चीज़ें बहुत सफिशिएंट है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ करने की, पढ़ने की। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।